भगवान जी भाई, प्रवीण भाई, श्री मोंगा, श्री कचरू, मितुल बहन, and all other distinguished members of this great institution, Forum for Justice, all the societies which are part of it, all the associations which are associated with it, all the distinguished people who are really striving hard to achieve this, goal that is a constitutional goal. I must say one thing, कि न्याय मिलना, न्याय पाना और न्याय को जल्दी से पाना ये हर एक नागरिक का जन्मसिद्ध हक है। किंतु हम सब जानते हैं कि हमारे देश में बंधारण बहुत सारी चीजें बताता है, नागरिकों के लिए बहुत सारे बंधारण में प्रावधान किए गए हैं, उनके हक, उनके मूलभूत हकों को बंधारण में बहुत सुंदर तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो बड़े बड़े दिग्गज थिंकर्स थे उन्होंने दिए हैं। किंतु हम रियलिटी में जानते हैं कि ये सब मूलभूत हक कोई ठोस लोगों के लिए बेनिफिट नहीं ला सके हैं। 75 साल हो गए डेमोक्रेसी को, किंतु परिस्थिति दिन ब दिन खराब ही होती जा रही है। टू माई माइंड, स्पीडी जस्टिस इज अ मिथ. I compliment all of you for striving, to achieve it. But having been a lawyer for 42 years, I can definitely say that I am extremely pessimistic about any future for speedy justice. उसके दो कारण हैं। एक तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आप सब जानते हैं बहुत ही कम है। Per capita ratio of judges is one of the lowest in the world in India. और जजेस के साथ दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनको मिलना चाहिए वो भी बहुत ही पुअर है। कोई सरकार नहीं चाहती है कि न्याय प्रणाली का मजबूत हो, और अगर वो मजबूत होगी, सरकार जानते हैं, हमारे राजकारण ये जानते हैं कि जितनी मजबूत न्याय प्रणाली का होगी उतनी तकलीफें उनके लिए खड़ी होगी। इसलिए कोई सरकार चाहती नहीं है कि न्याय प्रणाली का अच्छा काम करे और वो जल्दी से काम करे। पर अकेले सरकार पर आधार रखना न्याय प्रणालिका के लिए बहुत ही एक अच्छी बात नहीं है। हमारे जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सब जजेस, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, हर एक जज को समझना चाहिए कि अगर न्याय प्रणालिका को सुधारनी है, अगर स्पीडी जस्टिस जो एक ड्रीम है उसको रियलाइज करना है, तो हम सबको, जजेस को और वकीलों को अंदर से काम करना पड़ेगा, सरकार के ऊपर आधार रखे बिना। वो मेरी समझ से आज तक कोई भी चीफ जस्टिस ने इस बारे में ठोस कदम नहीं उठाए। मैंने बार बार बहुत सारे चीफ जस्टिस साहब से बात की है और उनको रिक्वेस्ट की है मैंने बार बार कि आप कोई ऐसी कमेटी का गठन करिए अंदर से, जो इसमें जजेस हो, वकील हो, थोड़े लिटिगेंट्स हो, आप जैसे लोग हो, कोर्ट के स्टाफ हो, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हो, इन सब को लेकर आप एक कमेटी का गठन कीजिए। कमेटी को आप 6 महीने की मोहलत दीजिए और कमेटी को बोलिए कि आप अंदरूनी क्या सुधार बता सकते हैं जिसके कारण हमारी जुडिशरी ज्यादा एफिशिएंट हो सकती है। आज सबसे बड़ी चैलेंज जुडिशरी की अगर है तो वो एफिशिएंसी है। वी हैव बिकम वेरी वेरी इनएफिशिएंट। एंड उसका आपको मैं सीधा उदाहरण देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में देखिए क्या परिस्थिति है। 3 महीने में 1 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट में 67,898 मैटर्स पेंडिंग थे, 67,898। 2 जुलाई 2021 को उसकी संख्या बढ़कर 69,212। सो 2 महीने में करीब 3,000 केसेस बढ़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, 2,500 से 3,000 केसेस, पेंडिंग केसेस। अब इसमें आप सोच सकते हैं कि कितनी इनएफिशिएंसी है सिस्टम में कि वी आर नॉट एबल टू। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं तो जुडिशरी को बहुत सम्मान करता हूं, मैं खुद भी एक जज का बेटा हूं, 40 साल से वकालत कर रहा हूं, इसलिए
मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं आता है वकालत के सिवा। मैं जुडिशरी से, न्याय प्रणालिका से बहुत ही करीबी से जुड़ा हुआ हूं। मुझे मान है, मुझे प्यार है, पर मुझे ये कहने में कोई अजूबता नहीं लग रही है कि जुडिशरी जबरदस्त इनएफिशिएंसी है। अब कोविड समय देखिए, कोई भी जज टाइम पर नहीं आते हैं, बारिंग जस्टिस नरीमन कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस बोबडे अपनी मनमानी से कोई भी समय आते थे। 10:30 बजे का सुप्रीम कोर्ट का समय था, कभी कभी वो 12 बजे बैठते थे और 1 बजे तक उठ जाते थे। कोई भी कोर्ट 10:30 से 1 और 2 से 4 बैठ नहीं रही है, बारिंग सम जजेस। जस्टिस ललित बैठते हैं बहुत सिंसियरली, जस्टिस नरीमन बैठते हैं, सम ऑफ द अदर जजेस लाइक जस्टिस नागेश्वर राव। पर इंडिविजुअल जजेस की बात छोड़िए, एज एन इंस्टीट्यूशन एक बहुत ही खराब परिस्थिति पैदा हो गई है। दूसरा कारण क्या है कि थ्रू आउट कोविड सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड ग्रेड वर्चुअल हियरिंग सिस्टम रखी है, जिसको वीडियो बोलते हैं। एनआईसी ने दी है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। उसमें इतनी जबरदस्त इनएफिशिएंसी है कि मैं जनवरी तक जब प्रेसिडेंट था सुप्रीम कोर्ट बार का, तो पिछला 2020-2021 का ज्यादा समय मैं प्रेसिडेंट रहा, रोज की मेरे पास 10, 20, 50 कंप्लेंट आती थी वकील मित्रों की। और मैंने बार बार इस कंप्लेंट्स को चीफ जस्टिस और ई कमेटी और कंप्यूटर कमेटी के चेयरमैन जस्टिस खानविलकर और जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने रखी। कोई उन्होंने सुझाव लिया नहीं, कोई उसमें चेंज किया नहीं। और ये सिस्टम इज अनेबल टू सस्टेन जेन्युइन आर्ग्यूमेंट्स, गुड क्वालिटी आर्ग्यूमेंट्स एंड लॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि जुडिशियल सिस्टम अपने आप को जब तक एफिशिएंट नहीं बनाएगा। आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में आप जाइए कहीं भी, मैं तो कभी बार मोफिजिल कोर्टों में, आवाज नहीं करना भाई आवाज मत करिए। बार मैं जाता हूं मोफिजिल कोर्टों में, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में, सिविल कोर्टों में, मैं देखता हूं कि खाली वहां रोल कॉल होता है। सुबह रोल कॉल होता है 100 मैटर्स का, दोपहर को रोल कॉल होता है 100 मैटर्स का, हार्डली 2 या 3 मैटर चलते हैं। इसका क्या वजह है? इसका क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस काइंड ऑफ फिक्सिंग ऑफ मैटर्स? सुप्रीम कोर्ट में भी आज एडमिशन डे पर देखिए, हर एक कोर्ट में जब कोर्ट चलती थी 70 से 75 मैटर्स लगाते थे, उसमें से हार्डली 10, 15, 20 मैटर चलते थे। बाकी मैटर्स इतने एडजन होते हैं कि जिसका हिसाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट में एडमिशन और फाइनल हियरिंग में एवरेज मैं समझता हूं कि 10 से 20 बार मैटर्स एडजन होते हैं। तो दिस काइंड ऑफ एफिशिएंसी, इसमें बार का भी बहुत दायित्व है, क्योंकि बार जब तक जजिस को सपोर्ट नहीं करेगा, बार जब तक अपने आर्ग्यूमेंट्स कंसाइज नहीं करेगा, रेलेवेंट आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेगा और इरेलेवेंट आर्ग्यूमेंट से दूर नहीं रहेगा, तब तक ये परिस्थिति चालू रहेगी। तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को अच्छे से अच्छे मैनेजमेंट एक्सपर्ट को लेकर अंदरूनी सुझाव और सुधार करने की बहुत जरूरत है। वो जब तक नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई न्याय प्रणालिका में, आप कितना भी बोले कि स्पीडी जस्टिस इज अ फंडामेंटल राइट, एवरीबडी नोज दैट, इट्स रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, although it's a great document, is only meant as a lip service to the political bosses and to those who are running the administration of judiciary. They are not interested in doing anything serious. Constitution bench of the Supreme Court, 7 जजेस की बेंच ने रामचंद्र राव के केस में 2002 में बोला है, जस्टिस भरूचा उसमें प्रिजाइड कर रहे थे, कि भाई इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्पीडी जस्टिस आप करिए। सरकार को बोला कि आप जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देना चाहते हैं दीजिए, पर सरकार को अकेले को बोलने से क्या फायदा? आप क्यों नहीं आप अंदर से कुछ ठोस कदम उठाना चाहते हैं? क्या कोई चीफ जस्टिस इनकॉग्निटो या सुप्रीम कोर्ट के जजेस इनकॉग्निटो कोई भी हाईकोर्ट में गए? आज मैं इतनी हाईकोर्टों को जानता हूं कि जहां जजेस अपनी मनमानी करके टाइम पर बैठते हैं, टाइम पर उठ जाते हैं। तो सिविल कोर्ट और मोफिजिल कोर्टों की तो हालत कितनी खराब होगी। तो जब तक ये परिस्थिति, और कौन से केसेस चलाने हैं, कौन से नहीं चलाने हैं, कैसे चलाने हैं, ये सब के लिए एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट होने चाहिए। तो ये सब तक नहीं होगा। देखिए जैसे
अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, पता नहीं आपके ध्यान में आया है कि नहीं, ये है स्पेशल लीव पिटिशन डायरी नंबर 35524 खुर्शीद अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। 15 जून 2020 को जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने ऑर्डर किया है। उसमें लिखा है, और शौक की बात है, देखिए ये, अकॉर्डिंग टू अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम वेबसाइट ऑफ नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, द टोटल नंबर ऑफ क्रिमिनल अपील्स इन हाई कोर्ट्स which have been pending for 30 years, more than 30 years or 30 years, is 14,484. 14,000 मैटर्स 30 साल से पेंडिंग है हाई कोर्ट में। क्रिमिनल अपील्स which have been pending for over 20 years and up to 30 years are 33,045, and criminal appeals which have been pending for over 10 years up to 20 years are 2,35,914. अब क्या फायदा बहस करने का स्पीडी जस्टिस का? लोग, अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे एक्यूज को बेल दिया जो कि जुवेनाइल थे, पिछले 10 से 20 साल से जेल में थे कोई केस में। नाउ कैन द स्टेट एवर कॉम्पेंसेट फॉर दिस काइंड ऑफ इनजस्टिसेस? मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेटली, whether we admit it or not, very few people would like to admit, to my mind justice itself is a myth in this country, और न्याय पाना impossible है। rich and powerful have hijacked the judicial system। आज कोविड के काल में जहां हजारों लोग बेल के लिए तरस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त में चीफ जस्टिस बोबड़े की बेंच को कितने दिनों और सप्ताह तक टाटा वर्सेस मिस्त्री की मैटर सुनने की कोई जरूरत थी? क्या वो एक इंपॉर्टेंट मैटर था? तो क्यों किया? क्योंकि पावरफुल वकील जो होते हैं, जो रिसोर्सफुल लॉयर्स होते हैं, दे कैन रीच द हार्ट्स ऑफ दीज जजेस एंड परस्यूएड देम टू हियर देयर केसेस आउट ऑफ टर्न। आज कॉमन मैन के लिए जो वकील हैं, वो वकील बेचारे, ये दे कैन नॉट रीच द हार्ट्स, they cannot read the registry, they cannot persuade the registrar admission। रोज की बातें हैं। तो ये सब जो इंटरनल चैलेंजेस हैं, इनका सुधार होना चाहिए, और तब होगा जब ये सब इंटरनल डिफेक्ट्स है, इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जुडिशियल सिस्टम एक्नॉलेज करेगा। हमारे यहाँ स्थिति ऐसी है, मैं तो 3 साल सुप्रीम कोर्ट बार का प्रमुख रहा अलग अलग पीरियड में, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आई डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट टू द इंस्टीट्यूशन, आई लव द इंस्टीट्यूशन, कि सुप्रीम कोर्ट में भी फॉर अ कॉमन लॉयर, फॉर एन एवरेज लॉयर, हाउएवर इंपॉर्टेंट हिज मैटर मे बी, टू गेट इट लिस्टेड इज अ हिमालयन टास्क। इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। रजिस्ट्री 50 ऑब्जेक्शन निकाल लेती है, फॉरगेटिंग कि यहां एक आदमी जो मर रहा है, जो बेल उसको चाहिए, उसकी मैटर में क्या ऑब्जेक्शन निकाल सकते हैं आप? बट दिस इज व्हाट द सिस्टम इज। और वही उसी जजमेंट के सामने मैंने देखा है कि दूसरे जो पावरफुल वकील हैं, कोई अमीर आदमी का केस है, उसी जजमेंट्स, एक जजमेंट में हाईकोर्ट ने एक गरीब को भी अंदर जेल में डाला है और अमीर को भी डाला है। गरीब की मैटर नहीं लिस्ट होगी, अमीर की मैटर तुरंत लिस्ट हो जाएगी। ऐसे कितने केसेस आए, ऐसे कितने केसेस मेरे पास कंप्लेंट आई। मैं सेक्रेटरी जनरल साहब को रिक्वेस्ट करता था, एंड मैं कह सकता हूं खुशी की बात कि सेक्रेटरी जनरल साहब मेरी रिक्वेस्ट को मान्य रखते थे और मैटर्स को लगाते थे। पर कितनी बार ये कर सकते हैं? तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, ये एक बहुत ही अजीब से प्रॉब्लम्स हैं। इन सब प्रॉब्लम्स का हल करना मेरे ख्याल से इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। और कोई देखिए, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, India has ratified that in 1979, and under our constitution, if we ratify any international convention, then it becomes the law of the land. Now usme article 14 very categorically says, in determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees in full equality. C, to be tried without undue delay. Now we are seeing the situation कि अर्नब गोस्वामी की मैटर आती है सुप्रीम कोर्ट में, तो ओवरनाइट हियरिंग होती है, बेल मिल जाता है। और सुधा भारद्वाज की मैटर में सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि नहीं, आपका केस बहुत अच्छा है, पर आप ट्रायल कोर्ट जाइए।
अब वो सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा, और आज के दिन सुधा भारद्वाज की मैटर ट्रायल कोर्ट में हियरिंग नहीं हो रही है या हाई कोर्ट में हियरिंग नहीं हो रही है। फादर स्टैन स्वामी की डेथ, आप देखिए, कोई भी कारण था डिवीजन बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट सीनियर जजेस की कि भाई उसको जब पहली बार आया तो उसको नोटिस करके उसको 2 महीने बाद रखना या 1 महीने बाद रखने की जरूरत थी। एक इंसान जो 84 years old है, जो who is ailing, who has done great service to the society whether we like it or not, और जिसके लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन मांगा नहीं जा रहा है। I can understand if custodial interrogation even for a day was not asked. मीर भाई देसाई ने बहुत इसके लिए बहस की। तो ये और फिर जब वो मर गए और हाईकोर्ट को बताया गया तो हाईकोर्ट जजेस बोलते हैं हमें बहुत दुख हुआ। मैं समझता हूं ये क्रोकोडाइल टीयर्स है, कोई दुख की बात नहीं है। दुख इसलिए आप आज जता रहे हैं क्योंकि आपने गलती की है। आपको 2 महीने पहले इसकी मैटर सुन के यू सी इन ऑल दीज मैटर्स where false tag of terrorism is applied against innocent citizens, no judge in the country at trial stage, at high court stage, or at Supreme Court stage is willing to sift through the entire material and cut through the mess and come to a conclusion that these allegations are baseless, they have no substance whatsoever. Delhi High Court के 2 judges ने किया। वो 3 लड़कियों को जिनको अंदर रखा था बिना कारण, उनको बेल दिया। उसमें लिखा कि these charges of sedition are completely wrong, they are contrary to the constitution, they are contrary to Supreme Court's law, they are contrary to evidence on record and it can never be done. उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। मैं तो समझ नहीं पाता हूं कि ऐसे अच्छे जजमेंट को स्टे करने के क्या सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा था वो जजमेंट? एक एक शब्द उस जजमेंट का मैं दावे के साथ कह सकता हूं इज सपोर्टेड बाय प्रीवियस जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों स्टे कर दिया? ताकि दूसरे लोगों को उसका बेनिफिट ना मिले। इज दिस एन अप्रोच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? द सिस्टम टुडे हैज कोलैप्स्ड एंड there are some very good judges in judiciary at the Supreme Court level, at the High Court level, at the subordinate court level, but it is not the good judges who are coming in forefront to really push the cause of the justice. Unfortunately, because of the allocation of constitution of benches and allocation of matters by chief justices, whether in Supreme Court or High Court, sensitive cases are given to select judges जो कि अन्याय करते हैं लोगों को। बार बार देख रहे हैं हम 2014 से। अगर जस्टिस गोगोई ने बोला कि कौन आएगा, मैं कहता हूं कि जस्टिस गोगोई जैसा जज है तो किसी को भी न्याय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए। ही वॉज अ डिसग्रेस टू द इंस्टीट्यूशन। और ऐसे बहुत सारे जजेस हमारे यहां हो चुके हैं कि जिनकी रियली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आने का अधिकार नहीं है। मैंने कल ये इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा है कॉलेजियम को रिक्वेस्ट करते हुए कि आपने जब सत्ता ली जजेस अपॉइंट करने की तो आपने लिखा है उसमें दैट यू मस्ट सिलेक्ट बेस्ट अमॉन्ग्स दोज अवेलेबल। हम सब जानते हैं कि कैसे सिलेक्शन हो रहे हैं आज, और आज के दिन नहीं है, प्रीवियस कांग्रेस सरकार में भी यही हाल थी। एग्जीक्यूटिव हैज एन अपर हैंड इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। कितना भी ये कोलेजियम बोले कि नहीं कोलेजियम इज डिसाइडिंग इट, द कोलेजियम इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। एज अ रिजल्ट some of the worst appointments have been made since 1993, worst appointments. सेतलवाड साहब ने तो 1950s में बोला था, अपनी किताब में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस खराब आए जो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं आने चाहिए थे, उनको मेरिट पर कोई ज्ञान नहीं था। और जस्टिस सिन्हा जो कि चीफ जस्टिस बने नागपुर से, वो तो शर्कर थे अकॉर्डिंग टू हिम। तो ऐसे जजेस हमारे बहुत रहे हैं जो शर्कर से। अब जजेस चीफ जस्टिस बोबड़े अगर अपनी मनमानी करके 12 बजे आते हैं, 1 बजे उठ जाते हैं, ये क्या कोई न्याय देने की सिस्टम है? तो और कोई प्रश्न नहीं उठा सकता था। Nobody could ask a question about it. तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, पर मेरी समझ से इस काम में कोई अल्टीमेटली नागरिक को, हिंदुस्तान के नागरिक को फायदा मिलेगा वो मैं
मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूं कि फायदा मिले, पर मेरा जो तजुर्बा है 42 साल का, वो मुझे जरूर कहता है कि जुडिशियल सिस्टम को भगवान भी इंप्रूव नहीं कर सकते. It is so inefficient from within that it is virtually impossible to improve it. And I would really urge कि अच्छे जजेस जो हैं, आज कोलेजियम बहुत अच्छा है, चीफ जस्टिस साहब बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उनके साथ जस्टिस नरीमान, जस्टिस ललित, जस्टिस खानविलकर, जस्टिस चंद्रचूड़, और उसके बाद अगस्त से जस्टिस नागेश्वर राव जैसे अच्छे जज आएंगे. इन 5 जजों को अपने हाथ में ले लेना चाहिए कार्यकाल पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का. एक गलत फहमी है कि हम हाईकोर्टों को कंट्रोल नहीं कर सकते. सुप्रीम कोर्ट कैन बी अ गाइडेंस, इट कैन बी अ पेरेंट टू एवरी हाई कोर्ट एंड एवरी सबऑर्डिनेट कोर्ट. तो ये जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं समझेगा, सोचेगा और सबसे बहस नहीं करेगा, सबसे सलाह मशवरा नहीं करेगा, पूरे हिंदुस्तान के जजेस के साथ सलाह मशवरा करना पड़ेगा, वकीलों से करना पड़ेगा, हर एक बार एसोसिएशन not bar councils but the lawyers. हर एक बार एसोसिएशन में अच्छे वकील हैं, उन अच्छे वकीलों के साथ सलाह मशवरा करना पड़ेगा, रजिस्ट्री के साथ सलाह मशवरा करना, लिटिगेंट एसोसिएशन आप जैसी सोसाइटी के साथ करना पड़ेगा. इन सब के साथ मशवरा करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद जैसी प्रखर संस्था के साथ जोड़कर अगर कुछ करना चाहे तो जरूर कर सकते हैं, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट जरूर कर सकते हैं. पर मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसी पहल ली है. बहुत ही जबरदस्त पहल है, आप इसमें सफल हो, ऐसी आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं. आज आपने मुझे बुलाया इस फंक्शन को इनॉग्रेट करने के लिए, उसके लिए मैं बहुत गौरव समझता हूं, क्योंकि ये तो बहुत ही इट्स एन ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर मी टू बी बिफोर यू. एंड आई एम श्योर दैट the 2 days deliberations that Mr. Munga spoke about and will provide some good, food for thought, so that इसको आप फिर एक concrete proposals में रख के अगर चीफ जस्टिस को इंडिया को भेज सके, हर एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेज सके, तो उससे थोड़ा बहुत कोई एक इम्पैक्ट होगा, एक डिबेट चालू होगी देश में. आज जरूरत क्या है, इस विषय में एक डिबेट चालू करना. जब तक डिबेट नहीं होगी पूरे राष्ट्र में, क्योंकि अच्छी चीज तो सब बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ चीफ जस्टिस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी काम कर रही है, पर जो नहीं हो रहा है उसको बताने की हमारी जिम्मेवारी बनती है, दायित्व बनता है. हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है हर एक नागरिक का कि हमारी संस्था न्याय प्रणालिका की जो वीकनेसेस है वो वीकनेसेस को पॉइंट आउट करें, ताकि उसमें कुछ ठोस कदम उठाए जाए, नागरिक को न्याय मिले. आज एक शर्म की बात है, आप बोल रहे हैं कि हमारा स्थान कोई 69 और समथिंग है. मैं तो कहता हूं आवर स्टैंड इन द वर्ल्ड मस्ट बी वन ऑफ द वर्स्ट. वी आर एज बैड एज बनाना रिपब्लिक्स इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. इट इज रियली a misconception on our part that there is rule of law in this country. It is a selective rule of law. Rule of law is there, but it selectively applies to those who are rich and the powerful. आप देखिए अब दिल्ली के राइट केसेस में कितने लोगों को जेन्युइन प्रोटेस्ट करने के लिए जेल में रखा गया है. राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट, पीसफुल प्रोटेस्ट थे, बट जिन लोगों ने भड़काऊ वाले भाषण दिए, जो कि आज मंत्री है नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में, कैबिनेट मंत्री बनाए गए, ऐसे लोगों के सामने कोई एक्शन नहीं लेता है, ना पुलिस लेती है ना जुडिशरी, सब बैठे हुए हैं साइलेंटली. तो ये सब जो सिस्टम, हमारी सिस्टम को जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं बनाएंगे, और इंडिपेंडेंट कब बन सकती है, जब वी मेक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ द सिस्टम. जब तक हम ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, विच इज नॉट पर्सनल, we are not attributing any motive, we are only criticizing that there is lot you can do but you are not doing. So therefore I request that lots of good luck to your deliberations, and I feel very privileged and proud to inaugurate this convention. I inaugurate it and I wish you all the best. Thank you very, very much.